हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है 11 जनवरी 2022 और 11 जनवरी 2022 का जो ITI सेकेंड ईयर के छात्र जो गए थे एग्जाम देने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, उनका आंसर की लेके आ चुके हैं। क्योंकि अपने कॉलेज के भी जो स्टूडेंट गए थे उनके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए आज की डेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको कॉलेज पे बताया जा सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि ITI के बच्चों का जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको बताया जा सके। तो यदि आप ITI के छात्र हैं और आपको जानकारी नहीं है किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और इस तरह की डेली आप जानकारी चाहते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन वेव का पीक टू पीक मान है। ए ऑप्शन साइन वेव का अधिकतम या फेज मान के बराबर, बी ऑप्शन दिया गया साइन वेव का अधिकतम या फेज मान का दोगुना, सी ऑप्शन है साइन वेव का अधिकतम या फेज मान का आधा, और डी ऑप्शन देंगे कि साइन वेव का अधिकतम या फेज का मान 4 गुना। तो साथियों ध्यान रखिएगा, साइन वेव का जो पीक टू पीक मान होता है वो साइन वेव का अधिकतम होता है और फेज मान का 4 गुना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने, यदि उन्होंने डी ऑप्शन मारा तो बिल्कुल उनका सही आंसर हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि AC का सबसे सामान्य वेव फॉर्म है। ए ऑप्शन वर्ग, बी ऑप्शन त्रिकोणीय, सी ऑप्शन साइन साइडल, डी ऑप्शन साठ टूल। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया साइन साइडल। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि साइन वेव का परम मान 200 वोल्ट है तो औसत मान होगा। साथियों औसत मान निकालने के लिए आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको जानकारी दिया था। उस सूत्र से आप निकालेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 141.4 वोल्ट। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे सॉल्व करके भेज दूंगा, आप आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि गौण अर्धचालक है। ए ऑप्शन रोगन किया अर्धचालक, बी ऑप्शन दिया गया शुद्ध अर्धचालक, सी ऑप्शन दिया गया अच्छा रोधक, और डी ऑप्शन दिया गया अच्छा चालक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रोगन किया अर्धचालक। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ए ऑप्शन अल्पसंख्यक वाहक, बी ऑप्शन दिया गया संयोजक इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन दिया गया बहुसंख्यक वाहक, डी ऑप्शन दिया गया आवेशित वाहक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है बहुसंख्यक वाहक। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि एन टाइप अर्धचालक में छिद्र इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ए ऑप्शन अल्पसंख्यक वाहक, बी ऑप्शन दिया गया बहुसंख्यक वाहक, सी ऑप्शन दिया गया प्रोटॉन, और डी ऑप्शन दिया गया आवेशित वाहक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है अल्पसंख्यक वाहक। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि तापमान में वृद्धि के साथ एक धातु का थर्मल चालकता क्या होता है, बढ़ता है। ए ऑप्शन में दिया गया था, बी ऑप्शन दिया गया था घटता है, सी ऑप्शन दिया गया था समान रहता है, डी ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि घटता है। ध्यान रखिएगा, तापमान में वृद्धि के साथ एक धातु का जो थर्मल चालकता होता है वो घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि स्टील में कार्बन सामग्री की वृद्धि के साथ अधिकतम स्ट्रेंथ क्या होता है। ए ऑप्शन बढ़ता है, बी ऑप्शन घटता है, सी ऑप्शन समान रहता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी छात्रों ने बी ऑप्शन मारा होगा उनका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि वाटर हीटिंग अपरेटस के लिए कौन सा नॉन फेरस धातु
खासकर प्रयोग होता है? ए ऑप्शन कॉपर, बी ऑप्शन लेड, सी ऑप्शन जिंक, डी ऑप्शन टिन। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको कॉपर के नाम से जाना जाता है। कॉपर एक ऐसा यहाँ पर धातु होता है जो कि वाटर हीटिंग ऑपरेशन के लिए इसमें नॉन फेरस धातु का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि बैटरी कंटेनर में कौन सा नॉन फेरस धातु प्रयोग होता है। अभी मैंने आपको जानकारी दिया, क्या मैंने कहा था? कॉपर। लेकिन यहाँ पर बैटरी के लिए बात किया जाए तो जिंक यहाँ पर सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जिंक। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर कॉपर भी दिया गया था, लेड भी दिया गया था, टीन भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि जो घर्षण बल पर निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? धातुओं का प्रकार या संपर्क सतह, या सी ऑप्शन दिया गया था संपर्क धातुओं की मात्रा, डी ऑप्शन दिया गया था धातुओं की गुणवत्ता। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है संपर्क सतह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि यदि दो वस्तुएं विरामावस्था में संपर्क में हो तो किस प्रकार का घर्षण कहलाता है? ए ऑप्शन सर्पी घर्षण, बी ऑप्शन रोलिंग घर्षण, सी ऑप्शन स्थैतिक घर्षण और डी ऑप्शन कोणीय घर्षण। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है स्थैतिक घर्षण। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि जो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को प्रभावित करता है वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन भार, बी ऑप्शन द्रव्यमान, सी ऑप्शन घनत्व, डी ऑप्शन आकार। साथियों जो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को प्रभावित करता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है द्रव्यमान। और जिन छात्रों ने बी ऑप्शन मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक आयताकार शरीर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? ए ऑप्शन आयत का लंबा हिस्सा, बी ऑप्शन आयत का छोटा भाग और सी ऑप्शन उसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर और डी ऑप्शन कोनों पर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी कि इसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि प्रतिबल का अनुपात कौन सा है? ए ऑप्शन भार तथा क्षेत्रफल, बी ऑप्शन भार तथा दिशा, सी ऑप्शन भार तथा व्यास और डी ऑप्शन दिए गए भार तथा समय। देखिए किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के यहाँ पर कन्फ्यूजन टाइप आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन इसी में से जिन छात्रों ने मारा होगा ऑप्शन नंबर ए कि भार तथा क्षेत्रफल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है? ए ऑप्शन एनेलिंग और हार्डनिंग, बी ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, सी ऑप्शन एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग, डी ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग। जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि स्टील की टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन भंगुरता को कम करने के लिए, बी ऑप्शन नमनीयता दूर करने के लिए, सी ऑप्शन कठोरता को बढ़ाने के लिए, डी ऑप्शन भंगुरता को बढ़ाने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो भंगुरता को कम करने के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि संदर्भ तालिका के लिए उपयोग किए जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? ए ऑप्शन शब्दकोश, बी ऑप्शन जीवनी, सी ऑप्शन ग्रंथ सूची और डी ऑप्शन दिया गया था सूचना तालिका। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको सूचना तालिका के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अभिवाह घनत्व, जिसको हम फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं,
कि SI इकाई है। ए ऑप्शन वेबर, बी ऑप्शन वेबर मीटर, सी ऑप्शन एम्पियर टन प्रति वेबर और डी ऑप्शन टेस्ला। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको टेस्ला के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो फ्लक्स डेंसिटी होती है उसकी जो इकाई होती है वो टेस्ला होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि लौ किस्म के उपकरणों को हिलाने के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक प्रभाव या तापीय प्रभाव या भौतिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको चुंबकीय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हुए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको सॉल्व करके मिल जाएंगे।